हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल जुपिटर क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं आपका जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर का लेक्चर नंबर 7 और इसमें हम करेंगे अपना पार्ट 2 कवर। अगर आपने गाइस इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर पार्ट 1 देख लीजिएगा जाकर, ठीक है। तो गाइस पता है आपको हमारी चल रही है फ्री जेकेएसएसबी की सुपरवाइजर की क्लासेस, तो हर एक क्लासेस आपको वहां पर प्रोवाइड करी जा रही है हमारे चैनल पर, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाकर देख लीजिए। और गाइस एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, अगर आप हमारे ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं जाकर परचेज कर सकते हैं। तो गाइस इस बार विद इन 2 to 3 डेज आपको ये वाली बुक भी आपके हाथों में होगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ से आपको ये बुक्स ले सकते हो। उसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जहां पर आपको हर संडे फ्री मॉक टेस्ट भी देखने को मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स की, हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो पार्ट 2 हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमने कवर करी थी यहाँ पर ब्रह्मो समाज, यंग बंगाल मूवमेंट, आर्य समाज, शुद्धि मूवमेंट, प्रार्थना समाज एंड परमहंस मंडली के बारे में हमने बात करी थी, ये हम कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पे रामकृष्ण मिशन के बारे में, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, सत्य शोधक समाज, जस्टिस मूवमेंट, इजावा मूवमेंट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं अपनी इस वीडियो पर। हाँ, अगर आप हमारी ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप बुक्स डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। दूसरी एक रिफॉर्म मूवमेंट जो हमें देखने को मिलती है बंगाल में, वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि बहुत तेजी से वो कहाँ, जो बाकी हमारे कंट्री के पार्ट्स होते हैं वहां पर ही फैल जाती है 19वीं सेंचुरी में जाकर, ठीक है, जिसका नाम होता है रामकृष्ण मिशन, ठीक है। ये मूवमेंट जो शुरू होती है, एक एस्थेटिक एंड प्रीस्ट होते हैं जिनका नाम होता है गदाधर चटर्जी, याद रखेगा, जिनका नाम, जो एक प्रीस्ट होते हैं, जो एक पुजारी होते हैं जिनका नाम होता है गदाधर चटर्जी, जिसको हम या स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, प्रीस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑल रिलीजियंस एंड फेवर्ड प्रिजर्विंग बिलीफ्स एंड रिचुअल्स ऑफ हिंदुइज्म। यहाँ पर जो हिंदुइज्म के रिचुअल्स होते हैं, बिलीफ्स होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर क्या करते हैं, हर एक क्या करते हैं, यूनिवर्सलिटी ऑफ आवर रिलीजन, जितने भी हमारे रिलीजन है, ठीक है, उनकी यूनिवर्सलिटी को यहाँ पर ये प्रीच करते हैं हिंदुइज्म में। अमंग हिज इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन, अगर हम इसके इंपॉर्टेंट डिसिपल्स की बात करें, जो इसके इंपॉर्टेंट डिसिपल थे, जो इसके आगे क्या थे, मतलब कि डिसिपल्स होता है, जैसे कि मैं हूं, मुझे अभी माइंड में स्ट्राइक नहीं करेगा, जैसे स्ट्राइक करेगा मैं बता दूंगा। उसके इंपॉर्टेंट डिसिपल्स में, ठीक है, शिष्य, ठीक है, शिष्य वो कौन थे, नरेंद्रनाथ या स्वामी विवेकानंद जिसे हम कहते हैं, जिसने रामकृष्ण को अपना गुरु माना 1885 में जाके। और वहां पर उसने क्या किया, उसने भी स्पिरिचुअल हिंदुइज्म का मैसेज जो है अमेरिका और यूरोप में फैलाया, जब वो 1893 से 1897 तक कहां पर रहे, यूरोप में रहे। और उसने रामकृष्ण मिशन को किसने, स्वामी विवेकानंद जिसका नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे रामकृष्ण मिशन को 1897 में स्टैब्लिश करा और अपना एक मठ कहां पे, बिलोर में खड़ा कर दिया। विवेकानंदा वाज अपोज टू डिजनरेशन इन रिलीजन, मैनिफोल्ड डिवीजन, कास्ट रिजिडिटीज, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, सुपरस्टिशंस एटसेट्रा। तो विवेकानंदा जो थे, जो हमारे रिलीजन की डिजनरेशन हो रही थी, उसके बहुत ही अपोजिट थे। जो कास्ट रिजिडिटीज थी, जो अपर कास्ट वाले लोग थे वो बहुत ज्यादा अपने आप को मानते थे, ठीक है, छोटी कास्टों को, जो छोटी कास्ट के लोग थे, ठीक है, उनको बहुत तंग करते थे, छूत छात का बहुत ज्यादा मसला होता था। तो इन सब के अगेंस्ट जो थे वो कौन थे, हमारे ये स्वामी विवेकानंद जी थे। He pointed out that the present condition of Hindus were due to their ignorance, which was helped by their being a subject race। देखिए, और उन्होंने यहाँ पर इस चीज को पॉइंट आउट किया कि जो अभी हिंदूज की प्रेजेंट कंडीशन थी वो उनकी इग्नोरेंस की वजह से थी, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे एक हिंदू स्पिरिचुअल सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, ठीक है। He believed that India had to learn work ethics from the organization and technology advances from the West। और उन्होंने इस चीज को भी माना कि हमें जो इंडियन जो लोग हैं उनको वर्क एथिक्स को सीखने की जरूरत है, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को सीखने की जरूरत है, और जो उनको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सीखने की जरूरत है, कहां से, वेस्ट में, क्योंकि वेस्ट जो है हमेशा से टेक्नोलॉजिकल एडवांस रहा है, ठीक है। और उन्होंने भी कहा कि इंडिया को भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सीखने की जरूरत है वेस्ट से। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। मैडम एचपी ब्लावात्स्की,
इन्होंने यहाँ पर इस मूवमेंट की शुरुआत डाली कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट में 1875 में। बाद में कॉलोनल एमएस ऑलकॉट इसको ज्वाइन करते हैं, इस मैडम को, ठीक है। एमएस ऑलकॉट एच बी ब्लावात्स्काई को क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। 1882 में क्या होता है, वो अपने हेडक्वार्टर को इंडिया में शिफ्ट कर देते हैं एट अडियार में। अपने वो 3 मेन ऑब्जेक्टिव रखते हैं। एक पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू फॉर्म अ यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन। हमने क्या करना है, हमने एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड यहाँ पे क्या करनी है, उसको तैयार करना है, ठीक है। लोगों के बीच में भाईचारा कायम करना है। और उन्होंने दूसरा क्या इसका क्या एम रखा, दूसरा ऑब्जेक्टिव इन्होंने रखा कि हमने जो है जो एनिशेंट रिलीजन्स और फिलोसफीज की स्टडी है उसको भी हमने यहाँ पर क्या करना है, प्रमोट करना है। तीसरा ऑब्जेक्टिव इन्होंने यहाँ पे रखा, थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव और रखा, टू मेक अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इनटू द मिस्टिक पोटेंसीज ऑफ लाइफ एंड मैटर, दिस इज कॉल्ड ओकल्टिज्म, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला हमें एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर बनानी होगी जो हमारी मिस्टिक पोटेंसीज हैं लाइफ की, जिसके उन्होंने नाम दिया ओकल्टिज्म। ओके, द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, इस मेंबर के जो सोसाइटी थे वो बिलीव करते थे, वो ये मानते थे कि स्पेशल रिलेशनशिप जो है उसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है, किसके बीच में, पर्सन की सोल के बीच में और गॉड के बीच में। कैसे, बाय कंटेम्पलेशन, प्रेयर, रिवॉल्यूशन। अगर आप क्या करते हो, प्रेयर करते हो, ठीक है, पूजा करते हो, दुआ करते हो, तो आप एक रिलेशनशिप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर्स कहते थे। द थियोसॉफिकल मूवमेंट केम टू बी अलाइड विद द हिंदू रिनाइसेंस। इसको छोड़ो, क्या है जो थियोसॉफिकल मूवमेंट है, बाद में वो हिंदू रिनाइसेंस के साथ आकर जुड़ जाती है। द सोसाइटी बिलीव्स इन री इनकारनेशन, कर्मा एंड ड्राज फ्रॉम द फिलोसफी ऑफ द उपनिषद एंड समाख्या, योगा एंड वेदांता स्कूल्स ऑफ थॉट। ये सोसाइटी है, ये बिलीव करती थी री इनकारनेशन यानी कि पुनर्जन्म, ठीक है। उसमें भी ये मानते थे कि पुनर्जन्म होता है, हमारे कर्मा जो हैं, ठीक है, जो हमारे जो कर्मा है वो हमारे आगे काम आते हैं। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें आगे भी अच्छा ही भोगने को मिलता है अगले जन्म में जाकर। और ये अपनी फिलोसफी को कहां से ड्रा करते हैं, उपनिषद से, ठीक है। समाख्या, योगा एंड वेदांता स्कूल ऑफ थॉट से, वहां से अपनी फिलोसफी, उनकी फिलोसफी को भी ये मानते हैं। जब ऑलकॉट की डेथ हो जाती है 1907 में, तो एनी बेसेंट जो है इसके प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, ठीक है। किसके, एनी बेसेंट इसके प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। तो सोसाइटी जब होती है अंडर बसेंट, कंसंट्रेटेड द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, क्योंकि ये हिंदुइज्म के रिवाइवल के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। और इसके जो एनिशेंट आइडियाज होते हैं हिंदू रिलीजन को, इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करने के लिए, वो सारे बसेंट के अंडर क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। शी फाउंडेड द, और ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपका वो है कि उन्होंने सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी को वाराणसी में 1898 में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा मुझे इस स्लाइड का वो यही है कि उन्होंने सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी को वाराणसी में 1898 में क्या किया, तैयार किया। बाद में जो बनते बनते बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन गया, जिसको बनाया मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट यहाँ पे सत्यशोधक समाज एंड मूवमेंट के। इस मूवमेंट को किसने शुरू किया, ये आपको याद रखना है, ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में इस मूवमेंट को स्टार्ट किया 1873 में। किस लिए स्टार्ट किया, जो यहाँ पे लोअर कास्ट थे उनको सेव करने के लिए ब्राह्मण से, क्योंकि जो ब्राह्मण लोग थे वो बहुत ही अत्याचार करते थे इन लोगों पे, तो उनको बचाने के लिए ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज मूवमेंट यहाँ पर शुरू करी, ठीक है। उसने गुलामगिरी लिखा एंड सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, याद रखेगा उन्होंने क्या क्या लिखा, उन्होंने एक गुलामगिरी लिखी और दूसरा लिखा सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक लिखी। His theory of exploitation of lower caste was focused on cultural and ethnic factor rather than on a political and economic one. उन्होंने जो एक्सप्लॉयटेशन के बारे में लिखा कि जो लोअर कास्ट को एक्सप्लॉइट करा जाता था वो ज्यादा उन्होंने कल्चरल और एथनिक फैक्टर पर रखा, ठीक। उन्होंने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर यहाँ पर अपनी जो थीरीज है उनमें एक्सप्लेन नहीं करा है। उन्होंने सिर्फ यहाँ पर कहा कि जो लोअर कास्ट को जो एक्सप्लॉइट किया जाता है ब्राह्मण के द्वारा, सिर्फ कल्चर और एथनिक फैक्टर के बारे में उन्होंने लिखा। इसके बाद आते हैं हमारे पास डीके कार्वे। ही टुक अप द काज ऑफ, इन्होंने विडो रिमैरेज के काज के बारे में ज्यादा इन्होंने लिखा डीके कार्वे ने। एंड इन मद्रास वीरा सलिंगम पंतुलु, मद्रास में वीरा सलिंगम पंतुलु मेड हेरिकुलन एफर्ट्स इन द सेम डायरेक्शन। और मद्रास में इनका नाम है वीरा सलिंगम पंतुलु, इन्होंने भी बहुत सारी एफर्ट जो है विडो रिमैरेज के बारे में यहाँ पर की, ठीक है। प्रोफेसर कार्वे ओपन द विडोज होम, इन्होंने एक विडो होम जो पुणे में 1899 में खोला,
ही सेट अप द इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी एट बॉम्बे। तो याद रखेगा डीके कार्वे का भी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, प्रोफेसर थे ये, ठीक है। इन्होंने एक इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी जो है बॉम्बे में खोली थी 1960 में, और विडो होम इन्होंने पुणे में खोला था 1899 में, ठीक है। अगर विडो रिमैरेज की बात करें तो डीके कार्वे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर रहता है इंडियन हिस्ट्री में, ओके। हम बात करते हैं बीएम मालबारी के बारे में। बीएम मालबारी ही स्टार्टेड अ क्रूसेड अगेंस्ट चाइल्ड, इन्होंने चाइल्ड मैरिज के बारे में आकर यहाँ पर बात की, ठीक है। तो एंड हिज एफर्ट वर क्राउन्ड बाय द, जब इन्होंने अपनी कोशिश लगातार रखी तो यहाँ पर एक इनेक्टमेंट आई एट द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, ठीक है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 यहाँ पर आया, जिसमें चाइल्ड मैरिज के बारे में यहाँ पर बात की गई कि चाइल्ड के जो शादी की एज जो है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि लीगल एज जो होती है लड़के की शादी करने की वो कितनी होती है, ओके। जस्टिस मूवमेंट यहाँ पे आ जाती है 1915 से 1916 में। इसको यहाँ पर शुरू करते हैं सी एन मुडालियर, टी.एम. नायर एंड पी त्यागराजा चेट्टी इन मद्रास, ठीक है। मद्रास में 1915 से 1916 के बीच में सी.एन. मुडालियर, टी.एम. नायर एंड पी त्यागराजा चेट्टी जो है मद्रास में जस्टिस मूवमेंट को शुरू करते हैं, ठीक है। ये मूवमेंट किसके लिए स्टार्ट होती है? जो यहाँ पर ब्राह्मण्स की एजुकेशन, गवर्नमेंट सर्विसेज एंड पॉलिटिक्स के ऊपर प्रीडोमिनेंस होती है, उसके अगेंस्ट जस्टिस मूवमेंट को शुरू किया जाता है कि हमें भी जस्टिस चाहिए, जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए। उसको बताते हैं हमारे पास इजावा मूवमेंट, इस मूवमेंट को श्री नारायण गुरु जी ने इस मूवमेंट को लॉन्च किया था। ये मूवमेंट जो है किसकी मूवमेंट थी? अनटचेबल की मूवमेंट थी। अनटचेबल यानी कि इजावा एक क्या थी? इजावा एक कास्ट थी। अनटचेबल यानी कि जिनको छूछात के मतलब के मामले में क्या किया जाता था? सताया जाता था। इन्होंने क्या किया? श्री नारायण गुरु ने एक मूवमेंट स्टार्ट की अनटचेबल इजावा की ब्राह्मण डोमिनेंस के अगेंस्ट। कहां पे? केरला में। याद रखेगा इजावा मूवमेंट केरला में शुरू होती है, इसको श्री नारायण गुरु शुरू करते हैं और यहाँ पर ये कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर देता है और एक वन कास्ट, वन रिलीजन एंड वन गॉड, ठीक है। याद रखेगा इजावा मूवमेंट में श्री नारायण गुरु, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपसे पूछा जा सकता है कि वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड, ये किसने यहाँ पर शुरू किया? ये शुरू करते हैं यहाँ पर श्री नारायण गुरु अपनी इजावा मूवमेंट में, जो शुरू होती है केरला में। उसके डिसिपल होते हैं अयप्पन, ठीक है। अयप्पन मेड इट इनटू नो रिलीजन, नो कास्ट, नो गॉड। उसके डिसिपल आते हैं यहाँ पे अयप्पन, तो वो कहते हैं कि नो, कोई भी रिलीजन नहीं होगा, कोई भी कास्ट नहीं होगी, तो कोई भी गॉड नहीं होगा, ठीक है। हम बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की, जो 1925 में शुरू होती है। इसको लीड करते हैं ईवी रामास्वामी नायकर, ठीक है। ये ब्राह्मणिकल रिलीजन के बिल्कुल खिलाफ होते हैं और इसको मिड 1920s में आकर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू कर देते हैं। इस मूवमेंट का जो एम होता है ब्राह्मणिकल रिलीजन को रिजेक्ट करना, सिंपल, ठीक है। इतना ब्राह्मणिकल जो रिलीजन था इतना आगे चला गया था कि किसी को भी नहीं मानता था, जो लोग छोटे थे उनको बहुत सताया जाता था, ठीक है। तो बहुत सारी मूवमेंट, जैसे अभी आपने यहाँ पर देखी जस्टिस मूवमेंट देखी, यहाँ पर आपने इजावा मूवमेंट देखी, उसके बाद आप सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट देख रहे हैं, ठीक है। इसको लीड करते हैं ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। तो ब्राह्मणिकल रिलीजन के बिल्कुल ये खिलाफ हो जाते हैं। इसका मकसद ये होता है कि ब्राह्मणिकल रिलीजन को बिल्कुल रिजेक्ट करना है, उनके कल्चर को बिल्कुल रिजेक्ट करना है। एंड नायकर फेल्ट वाज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द लोअर कास्ट, ठीक है। वो ये मानते हैं कि जो सबसे पहले क्या चीज को रिजेक्ट करना है कि जो यहाँ पर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोअर कास्ट को, उसको यहाँ पर हटाने की कोशिश करनी है। He took in an active part in anti-liquor movement and वाइकोम सत्याग्रह in 1924। तो इन्होंने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये लेते हैं एंटी लिक्वर मूवमेंट में, और वाइकोम सत्याग्रह जो होता है 1924 में, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये लेते हैं, जिनका नाम होता है ईवी रामास्वामी नायकर। अब हम बात करते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के दो एम थे, दो मकसद थे। डिमांडिंग द सैंक्शन ऑफ मोर कंसेशन एंड प्रिविलेजेस which would cause discrimination against the Brahmin to surpass Brahmins in education and social status। इन्होंने सबसे पहले कहा कि जो कंसेशंस हैं वो प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए? वो उनको ज्यादा प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए, ज्यादा कंसेशन मिलनी चाहिए। जहां से क्या होगी जो डिस्क्रिमिनेशन है ब्राह्मण्स के अगेंस्ट, ठीक है, जहां से डिस्क्रिमिनेशन होती थी, which would cause discrimination against the Brahmin, जहां से क्या होगा? ब्राह्मण्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होगी, जहां से ब्राह्मण्स को सरपास किया जाएगा एजुकेशन में और लोअर कास्ट में, ठीक है। इसलिए ज्यादा जो कंसेशन और प्रिविलेजेस हैं वो मिलनी चाहिए। अचीविंग स्वयं मर्यादा या सेल्फ रिस्पेक्ट, और इन्होंने
क्या किया, स्वयं, स्वयं होता है सेल्फ, ठीक है, मर्यादा होता है रिस्पेक्ट, तो अपनी रिस्पेक्ट यहाँ पर अचीव करनी है। जो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है इस मूवमेंट का वही होता है कि इनकलकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, अ पॉलिटिकल एजुकेशन, राइट टू लीड लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट टू एंड डू अवे विद द एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम बेस्ड ऑन द सुपरस्टिशंस एंड बिलीफ्स। जो यहाँ पर सुपरस्टिशंस के ऊपर, जो बिलीफ्स के ऊपर यहाँ पर जिसके बेस पर लोगों को एक्सप्लॉइट करा जाता था, ठीक है, तो लोगों के दिलों में क्या करना है, इनकलकेट करना है, डिसेमिनेट करना है, किसका नॉलेज, लोगों के दिलों में इस नॉलेज को डालना है, लोगों के दिलों में राइट टू लीड अ लाइफ विद डिग्निटी, उनके उनके पास राइट होना चाहिए कि अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ जिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ यहाँ पर जिए। और ये और कहते हैं कि जो यहाँ पर एविल सोशल प्रैक्टिस थी उसको एबॉलिश करना है, और जो वुमेन राइट थे उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो इस मूवमेंट को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, बहुत ही छोटे टाइम में इसको पॉपुलैरिटी मिली और ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आकर बन गया, ठीक है। ही अटैक द लॉज ऑफ मनु, इसने मनु के लॉज पर भी यहाँ पर अटैक किया, ठीक है, जिसको विच ही कॉल्ड द बेसिस ऑफ द एंटायर हिंदू सोशल फैब्रिक ऑफ कास्ट, ठीक है। तो जो मनु के लॉज हैं जिसको वो मानता था, कौन, खाली ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाले मानते थे कि जो इंटायर हिंदू सोशल फैब्रिक है कास्ट का वो इसके लॉज पर ही डिपेंड है। यहाँ पर इसने तमिल जर्नल जिसका नाम है कुडियारसु पुरातची एंड विदु थलाई, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर तमिल जर्नल्स भी निकाले अपने आइडियल्स को प्रोपेगेट करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो 1938 में आके जो तमिलनाडु की वुमेन कॉन्फ्रेंस होती है वो अप्रिशिएट करती है नोबेल सर्विसेज को, जिसको ईवीआर यहाँ पर रेंडर करते हैं और उसको टाइटल दिया जाता है पेरियार का। तो 27 जून 1970 यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन प्रेज करती है और उसको मानती है, उसको टाइटल देती है सोक्रेट्स ऑफ साउथ एशिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, आपके सामने ये जो ईवीआर है, ईवी रामास्वामी नायडू, इसको पेरियार का टाइटल दिया गया था और जिसको यूनेस्को ने भी यहाँ पर प्रेज किया था 27 जून 1970 को, और उसको यहाँ पर टाइटल से नवाजा था, जिससे कहा था सोक्रेट्स ऑफ साउथ एशिया। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, आई होप यू फाउंड द वीडियो, तो कुछ आपने थोड़ी चीजें सीखी होंगी, ठीक है। तो खत्म करते हैं वीडियो, तो कल हम इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो खत्म करते हैं वीडियो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।